नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की सियासत में लगातार गहमागहमी बढ़ चली है। बता दें कि शुरुआती दौर में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना था तब ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं बीजेपी के दबाव में, लेकिन जब अंततः जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया। चाहे बीजेपी मंत्रालय से, बीजेपी कोटे से भी जिनको मंत्रालय मिला है वहां पर भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के चलिए है। तो नीतीश कुमार जो अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने पेच सुलझा लिया था, सहमति बना ली थी। अब और कई ऐसे पेच हैं जिसको सुलझाना बाकी है और इसी को लेकर कह सकते हैं तनातनी भी चलती रहती है, एक दूसरे का बयान भी आते रहता है। और इसी बीच आपको पता होगा कि राज्यपाल से मिलने पहुंचे बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद, तो जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी। तो ये पूरा मामला फंसा हुआ है। हालांकि मनोनयन की सीटों को लेकर ही मामला फंसा हुआ था, लेकिन क्या कुछ अभी तक इसमें फैसला आया है? कुछ लोगों के ख्वाब पूरे होंगे, किन्हीं के टूटेंगे, किन्हीं की झोली में खुशी आएगी तो किन्हीं की झोली में गम आएगा। तो इस पूरे पेज को समझने की कोशिश करते हैं बाबा के साथ। बाबा, ये मनोनयन वाला जो सीट वाला पेज है, क्या लगता है ये किस दिशा की ओर जा रहा है और किसके ख्वाब पूरे होंगे, क्योंकि किसके ख्वाब जो है वो अधूरे रह जाएंगे? सबसे पहले तो बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हम बधाई दे दें भारत लाइव के सभी दर्शकों को और बिहार सहित देश दुनिया में सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी का उत्सव मनाने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। बिहार और बिहार की राजनीति बसंत पंचमी की तरह ही है जी। कैसे? रंगों के साथ साथ आपने देखा होगा कि कहीं खुशी और कहीं गम की बातें भी होती है जी। जिस तरह से पेच पर पेच उलझते जा रहे थे, अचानक से सारे पेच सुलझते नजर आ रहे हैं जी। जैसे आपने देखा होगा कि किस तरह से जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उस विस्तार में नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि दबाव में है, बहुत तरह की बातें चल रही हैं। इन सब के बीच में अचानक से नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से, अपने अनुसार सारी चीजें की और इन चीजों को करने के बाद इतना तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार की इसमें खूब चली जी। क्योंकि जो 17 लोगों को शामिल किया गया उसमें से नीतीश कुमार का हिस्सा देख करके आपको अंदाजा होगा। इसके लिए उसने जो युक्ति लगाई, जो तरीका लगाया, वो सब कोई जानते हैं। और ये नीतीश कुमार हैं। अपने तो 5 ही लोग थे उनके, लेकिन बाकी के 2 लोगों को जोड़ करके उन्होंने इस आंकड़े को बढ़ा लिया और भारतीय जनता पार्टी को अंततः मानना पड़ा। अब आइए मनोनयन वाली बात जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि कहीं खुशी और कहीं गम होगा, तो मैं सीधा देख पा रहा हूं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार कहीं ना कहीं एक चीज तो तय मानी जा रही है और वो चीज है कि नीतीश कुमार की इसमें भी लगता है कि चल गई है। अच्छा। अगर नहीं चली होती तो ये होता ही नहीं। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पे बहुत कुछ करते हैं और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन की कमी हो गई है। कारण कि भारतीय जनता पार्टी को हम पहले भी बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह जरूरी है कि वो बिहार की सत्ता में बनी रहे। उसका हिस्सा कितना होता है ये जरूरी नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब घर में बंटवारा होता है तो जो सबसे ज्यादा उदंड व्यक्ति होता है उसे हिस्से कुछ ज्यादा दे दिए जाते हैं और बाकी के लोग थोड़ा कम में भी अपना गुजारा कर लेते हैं और संतुष्ट भी हो जाते हैं कि बाप दादा की संपत्ति है तो भैया इसमें मेरा भी हिस्सा है तो चलो जितना मिला उतना ही ठीक है। नीतीश कुमार पूरा हिस्सा लेने वाले हैं और अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं। ये बात अब खुल चुकी है। नाम लगभग फाइनल हो गए, हमारे पास लिस्ट आ चुका है और चौंकाने वाला भी है। चौंकाने वाला इसलिए है कि इस बार भी नीतीश कुमार खास करके एक जाति विशेष को उतना अहमियत नहीं दे रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज पर फोकस कर रही है कि नीतीश कुमार जिन लोगों को छोड़ रहे हैं उन्हें हम विशेष स्थान दें। और इसके कई पोस्टर भी लगे हैं। हमारी जानकारी अगर दुरुस्त है, अगर सही हमें जानकारी मिली है तो पोस्टर लग रहे हैं खास समाज के तरफ से, खास वर्ग, खास जाति के तरफ से कि नीतीश कुमार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का वाहवाही और गुणगान किया जा रहा है। इस बार हम शुरू करते हैं कि बीजेपी के तरफ से कौन कौन से नाम संभावित हैं और कौन कौन से नाम पर मुहर लग सकती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि राजपूत बिरादरी को खुश होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि राजपूत बिरादरी को एमएलसी में एक सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। संजय टाइगर का नाम आ रहा है, राकेश सिंह का नाम आ रहा है। ये 2 नाम, संजय टाइगर पहले विधायक रह चुके हैं और एक मुखर प्रवक्ता के रूप में वो अपनी पार्टी की सेवाएं दे रहे हैं।
काफी एग्रेसिव भी रहते हैं और पुराने कैडर भी हैं। तो एक संभावना यह बढ़ गई है कि संजय टाइगर मजबूत झंडा जो है लेकर के वो एमएलसी सीट के लिए जा सकते हैं। राकेश सिंह का भी नाम आ रहा है। वहीं अगर देखें तो वैश्य समाज को एक बार फिर से खुशी होने का मौका मिलेगा। सुरेश रुंगटा जो लंबे समय से कार्यालय को देख रहे थे, मुख्यालय प्रभारी थे, उनको भी मौका मिल रहा है। इसके अलावे पिछली बार जो इस बार 2020 के चुनाव हुए हैं उसमें अपनी सीट नहीं बचा पाए या फिर कहा जाए कि उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया, प्रेम रंजन पटेल जो प्रवक्ता हैं, अक्सर आप देखते होंगे आप उनको, प्रेम रंजन पटेल का नाम आ रहा है, घनश्याम ठाकुर का नाम आ रहा है, जनक राम जिनको बनाया गया है मंत्री, उनका तो स्वाभाविक है कि एक मंत्रालय उनको मिला हुआ है तो निश्चित रूप से उनकी जगह बनती है। वहीं बेबी देवी का भी नाम आ रहा है और इसके अलावे 3 नाम और भी इसमें संभावित हैं जिन नामों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसमें से एक नाम फिर से ब्राह्मणों के तरफ से है। मिथिलेश तिवारी का एक नाम सामने आ रहा है कि मिथिलेश तिवारी को, चूंकि जदयू के तरफ से भीतरघात की बात कही जा रही है और 2015 में मिथिलेश तिवारी ने बड़ी मजबूती से, जब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चल रही थी, लोग हार रहे थे लगातार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के कारण के जोड़ी से, तो वहां बैकुंठपुर की सीट बचाने में कामयाब हुए थे और बड़ी मुखर और समर्पित नेता हैं। तो मिथिलेश तिवारी का नाम भी इसमें शामिल है कि वो एमएलसी बनाए जा सकते हैं, चूंकि वो सदन में बड़ा ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में वो देखते हैं, चीजों को, तथ्यों को बड़ा मजबूती से रखते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को सदन में रखना जरूरी है जो कि जवाब दे सके। भूमिहार बिरादरी की बात कर रहा था तो देवेश कुमार और अनिल शर्मा का नाम बड़ी तेजी से आ रहा है। ये भूमिहार बिरादरी के लिए खुशी का मौका हो सकता है और यही लेकर के नीतीश कुमार पर से थोड़ा सा कट करके भूमिहार बिरादरी इधर मंत्रालय में कहीं ना कहीं आरोप लगा है कि भूमिहारों को बिल्कुल किया गया है। इसमें से एक शख्स जो है जिनको गम मिल सकता है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये नाम आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। तो हिमांशु, ये तो बीजेपी का आपने देखा जी। अब जदयू की तरफ अगर घूमते हैं तो सबसे पहला नाम तो जानते हैं कौन होगा जी। अशोक चौधरी की चर्चा कर चुके हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी भी हैं, मंत्री भी हैं और उनका एमएलसी बनना भी जरूरी है, नहीं तो बेचारे का मंत्रालय चला जाएगा। तो एक तो वो है और भी कई नाम आ रहे हैं। राजपूत बिरादरी के लिए एक बार फिर से खुशी हो सकती है। संजय सिंह जो मुख्य प्रवक्ता हैं, बड़ी दिन से वेट एंड वॉच की स्थिति में है, हो सकता है कि उनके लिए कोई स्थान बने, कारण कि अध्यक्ष पद से जब एक राजपूत को हटाया गया है, वशिष्ठ नारायण सिंह को, तो आपको पता है कि राजपूत बिरादरी भी अपना खोज रही है, स्टेक तुम्हारा कहां हिस्सेदारी है। तो संजय सिंह का भी नाम इसमें आ सकता है। संजय सिंह बड़ी मुखर होकर के अपनी बातें रख रहे हैं। इसके साथ से एक शख्स और हैं, राजीव रंजन। राजीव रंजन को आप जानते होंगे। राजीव रंजन 2015 का चुनाव लड़े थे, पार्टी के प्रवक्ता हैं और एक खास बिरादरी से आते हैं, कायस्थ बिरादरी से। एक बहुत बड़ा संगठन उन्होंने हाल फिलहाल में बनाया है, कायस्थों को लेकर के ग्लोबल संगठन बनाया है। ये उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है और ये निश्चित रूप से उनका ध्यान नीतीश कुमार का वहां बार बार लेके जा रहा है। दूसरा, सॉफ्ट स्पोकन है और चीजों को, तथ्यों को बड़ा ही इंटेलेक्चुअल तरीके से रखते हैं। प्रवक्ताओं में इनका एक स्थान आता है, तो इनकी भी इस बार बन रही है, लेकिन इनको ज्यादा झटका रणवीर नंदन से मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी से आते हैं और बार बार रणवीर नंदन ने कहीं ना कहीं इनसे 2 स्टेप आगे बढ़ने का काम किया है। तो रणवीर नंदन का नाम इसमें है। अब देखना होगा कि दोनों में से कौन आगे आते हैं। संजय गांधी का नाम आ रहा है और रविंदर सिंह का नाम आ रहा है। ये दोनों भी पूरी तरह से नए हो सकता है, बंडी सिलवाल है जी। इसके साथ साथ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है जी, और ये चौंकाने वाली बात, जो कहीं खुशी कहीं गम वाली जो बात बता रहे थे ना, उसमें से यह नाम है। ये नाम है हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का। चौंक गए ना जी, ये चौंकाने वाला नाम है। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी से नाम ऐसा है जो हम तक आया है, लेकिन हम इस पर अभी भरोसा नहीं कर रहे हैं जी। हम इसलिए भरोसा नहीं कर, हम हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को एक एमएलसी का सीट मिल रहा है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, या ना हम इस चीज से इनकार कर रहे हैं जी। ये संभावनाएं प्रबल है, क्योंकि सीटें अगर वीआईपी को विधानसभा में ज्यादा मिली थी, 11 सीटें मिली थी, वहीं 7 सीटों पर संतुष्ट हो गए थे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई भीतर में समझौता हुआ होगा, स्वाभाविक, और वो समझौता हो सकता है
कि वही हो एमएलसी के सीट वाली जिसकी चर्चा वो बार बार कर रहे थे, दावा भी कर रहे थे कि हमको तो चाहिए भाई जी, और संतुष्ट भी नजर आ रहे थे। तो इसके बाद आपको बता दें कि नाम तो आ रहा है दानिश रिजवान का। आप देखे होंगे कि दानिश रिजवान जम करके जदयू का पक्ष रख रहे हैं और जो सामने आ रहा है उसी को धड़ा दे रहे हैं जी, किसी को भी छोड़ नहीं रहे हैं। कल कन्हैया कुमार के मिलने से लेकर के, बाकी के लोगों से मिलने से लेकर के, और नीतीश कुमार का सारा झमेला अपने माथा पर लेकर के किस तरह से बीजेपी से लेकर के अन्य लोगों तक, चिराग पासवान तक को हड़का रहे हैं जी। इससे आपको अंदाजा मिलना चाहिए। चिराग पासवान शामिल थे तो एनडीए छोड़ेंगे। बिल्कुल इन सब चीजों को लेकर के दानिश रिजवान का कद भाई बढ़ा हुआ है। लेकिन इस लेकिन क्वेश्चन मार्क पर आ जाइए कि जीतन राम मांझी अपने परिवार में दामाद को छोड़ करके, बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल है, घर में बवाल हो जाएगा। क्योंकि बेटी अगर गुस्सा गई तो काम गड़बड़ा जाएगा, दामाद गुस्सा गया तो आप समझते हैं मनाने के लिए बहुत तरह की बातें होती है। तो देवेंद्र मांझी जो चुनाव हार गए थे जी, उनका चांस ज्यादा बन रहा है। और यहीं पर किसी के लिए गम की बात हो गई और वो है वीआईपी जी। रूस फूल करके मंत्रालय का जब विस्तार हो रहा था तो चले गए थे दिल्ली। अमित शाह ने क्या समझाया, क्या डांटा, क्या घुट्टी पिलाई कि अचानक से चुप हो गए और आरक्षण का रट लगाने लगे। जबकि आरक्षण को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई है कि आरक्षण को निरस्त कर दिया गया है जी, स्वीकृति नहीं मिली है। खास करके इस समाज को जो आरक्षण दिलाने की बात कर रहे थे, नोनिया निषाद समाज, नोनिया बिन मला, बाकी जितने भी उसके ये हैं, तो ये तो नहीं हो पाया। और वीआईपी के लिए बड़ी गम की बात हो रही है। अब इससे ज्यादा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। जो मिल गया सो मिल गया। लेकिन जीतन राम मांझी की बल्ले बल्ले नजर आ रही है। और ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है ये किसी भी क्षण, किसी भी दिन हो सकता है जी। दोनों मिलकर के आए हैं, दोनों खेमे के लोग। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सार्थक और पॉजिटिव बातें हुई है। हालांकि इसके निरर्थक बातें भी चर्चाएं चल रही थी कि दोनों मिलने गए हैं तो कुछ ना कुछ राजनीतिक हलचल जरूर होगी। तो हलचल नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव होने जा रहा है। और ये इस बात को बता रहा है कि अभी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। उस स्थिति में आ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब उन पर डोमिनेट नहीं करेगी और वो आगे जो है आपसी सामंजस्य के साथ हाँ, डेगा पाही दे करके आगे बिहार की राजनीति को लेकर चलेंगे। ये अच्छी बात है। बिहार के लोगों का काम होगा, सरकार अपना काम करेगी और स्थिर सरकार कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती है, न वो अपने राज्य के लिए, न लोगों के लिए, न देश के लिए और न ही राजनीति के लिए, खास करके लोकतंत्र के लिए। अगर इस तरह की अस्थिरता रहेगी तो लोकतंत्र बदनाम होता है। जी, तो ये आज बाबा ने बताया कि कहीं खुशी कहीं गम, ये मुख्यतः जो है मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के लिए था, क्योंकि मुकेश सहनी भी लगातार नाराज होकर अमित शाह से मिलने गए। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनके खाते में एक भी विधान परिषद की सीटें नहीं जाएंगी। हालांकि मुकेश सहनी ने कहा था कि ये हमारा दावा नहीं बल्कि मांग है, अपेक्षा है, लेकिन अब लगता है वो उनकी अपेक्षा पूरी नहीं होने वाली है। वहीं मांझी के बारे में खबर आ रही है कि उनको एक सीटें जो है मिल सकती हैं। तो विधान परिषद की सीटों को लेकर लगभग अब जो है जो अंदेशा था, पेंच था, वो सुलझ गया है। और जैसा बाबा ने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से अब आने वाले वक्त में जो है जल्द से जल्द मनोनयन की सीटों को। और इतना ही नहीं, बातें इतना ही तक नहीं है, ये तो बातें सब चल रही हैं। एक और चौंकाने वाली बात मैंने जानकर छोड़ दिया था। अच्छा, लास्ट में बोलने के लिए वो ये है कि 2 नाम और हैं सर। अच्छा, और ये 2 नाम बीजेपी की तरफ से नहीं है, नीतीश कुमार की तरफ से है। और यही वो पेंच उलझने वाली बात हो रही है जी। कारण कि कहीं ना कहीं बैकडोर से नीतीश कुमार ने ये अंतिम कड़ी थी जिसको सुन करके आप भी फिर से चौंक जाएंगे। वो ये है कि आरएलएसपी की तरफ से 2 नाम सामने आए हैं। इन 2 नामों में से एक नाम तो फाइनल मान लीजिए जी। 2 तो होंगे नहीं, आप समझ ही रहे हैं। हाँ, 2 में से एक जो है आगे बढ़कर के नीतीश कुमार कोई दे दे। लेकिन आरएलएसपी जितना ज्यादा झेली है, अब लगता है कि नीतीश कुमार अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। लौकुश समीकरण का जो वो चाह रहे थे और जो लगातार संपादक नमन मिश्रा जी बता रहे थे कि लौकुश समीकरण को साधने के लिए पूरा गुट काम कर रहा है, वहां तक नीतीश कुमार की पहुंच हो गई है। अब आरएलएसपी की तरफ से 2 नाम सामने हैं, एक स्नेहलता है और दूसरा माधवानंद का नाम आ रहा है। काफी अच्छे नेता है। अब समझ लीजिए आप इस बात को कि पूरी चुप्पी साधी हुई है। बार बार आरएलएसपी कह रही है कि ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन ये धमाका देखने को मिल सकता है जब 12 लोग
नया नया बंडी सिलवा करके और लाइन में खड़ा होंगे कि मैं फलाना ईश्वर की शपथ लेता हूं जी कि एमएलसी पद के सारे नियमों का पालन करूंगा, और वो निश्चित रूप से कई लोगों के लिए चौंकाने वाला विषय होगा, जैसे आप चौंक जैसे रहे। बिल्कुल मैं भी बिल्कुल चौंक गया, मुझे बिल्कुल ये अपेक्षा नहीं थी कि ये बातें कि रालोसपा, मुझे लगता है कि चिराग पासवान और रालोसपा को लेकर जिस तरह बातें चल रही थी तो बिल्कुल मेरे लिए चौंकाने वाली बात रही थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि मंत्री परिषद की जो सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें हैं, उसको लेकर लगभग पेच अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे शौक दो चीज़ें, एक तरफ मांझी के खेमे में खुशी, तो दूसरी तरफ वीआईपी को गम जो है झेलना पड़ सकता है। और सबसे शॉकिंग जिसको लेकर मैं भी शॉक हो गया वो था कि रालोसपा की तरफ से दो लीडर जो हैं, स्नेहलता और माधव आनंद जो है, उनमें से कोई एक जो है वो विधान परिषद की सीट पर उनका मनोनयन हो सकता है। तो आप देखते रहें भारत लाइव, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।